चलें बेटा देखें, अभी तक जितने टॉपिक अपन ने देखे थे लास्ट वाली क्लास में, मेनली लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ये था हमारा कि एक तो डायरेक्शन रेशोज कैसे फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालना है, और दो स्ट्रेट लाइन्स यदि मेरे पास गिवन है बेटा तो उसमें मैं एंगल्स को कैसे फाइंड करता हूँ। अब सिर्फ वो इतने से फॉर्मूले के बेसिस पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, ठीक, थोड़ा से करो, इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं बार बार बोल रहा हूँ तुमसे, बहुत सिंपल वाले होते हैं। 3D के प्रॉब्लम्स बहुत ईजी हैं, बट वही है कि आप तरीके से छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखो, आपसे बन जाएंगे। देखो जैसे बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम पे जाएं, फिर से मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जो तुम करते नहीं हो। पॉज करो और अटेम्प्ट लगाओ, चलें, फिर बाद में देखा करो। रे नालायक, तुम क्या बोलो यार, तुम्हें पका पकाया खाने की आदत हो गई ना, वो ये आदत वहाँ निकलेगी ना पेपर के टाइम पे, वहाँ कौन पकाने आएगा और कौन खिलाने आएगा, देखें। वहाँ तो पकाना भी तुम्हें ही है, खिलाना भी तुम्हें ही है, देखें। बस इतना करके आ जाना कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग ना हो जाए वहाँ पे। सुनो, तुम्हें मेरे जोक पैसे भी समझ में नहीं आते थे पहले, क्यों समझने की कोशिश करते? देखें ध्यान से बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 4 - 3 5 3 4 5 दिया हुआ है। आपको दो लाइन है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्ट दिया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, एक हर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो बेटा इस वाले प्रॉब्लम में जैसे ना, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा आप उसे बना लिया करो। बनाने से क्या, कई बार आपके नंबर्स गलत नहीं होते। नहीं तो कई बार बताऊँ, मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, कई बार देखने के चक्कर में ये -3 है ना, मेरे को 3 दिख जाता है। अरे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी आंखें खराब हैं इसलिए, नॉर्मली हो जाता है हमारे साथ में, नंबर्स बहुत सारे लिखे रहते हैं एक साथ ना, 3 -3 हो जाएगा, ऐसा मिसमैच होता है। तो बेटा उनको थोड़ा सा अलग करके लिखिए। जैसे यहाँ दिया ना, इसमें बेटा फर्स्ट वाली लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज 4 - 3 5 है, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं अपन A1 = 4, B1 = -3 एंड C1 = 5। ABC आ गया। सेकेंड वाली लाइन पे आओ, इसके डायरेक्शन रेशियोज मैंने लिखा A2 कितना है 3, B2 4 और C2 5। चल आ गया? अरे आ गया। अब सुनो, कुछ नहीं करना था, ये दोनों दिया हुआ है, आपको निकालना था एंगल थीटा। कैसे निकालोगे? कॉस थीटा लगा ले यार। अरे कुछ हंसी आ गई मुझे, तो हंसना दे। देखें कॉस थीटा, ध्यान से कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बताओ मुझे? कॉस थीटा का फॉर्मूला था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो ध्यान से, A1 A2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 प्लस B1 B2 बेटा -3 × 4 और प्लस C1 C2 5 × 5 अपॉन में आएगा अंडर रूट, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आप लिख लेना। क्या लिखेंगे बेटा? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस 5 का 25, तो टोटल 50 आ गया, तो अंडर रूट 50। फिर दूसरा अंडर रूट सेकेंड वाले का A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50 ही हो रहा है ये भी, ठीक। अब इनको सॉल्व करिए तो बेटा ये 12 ये 25 37 हो गया और 37 - 12, अच्छा ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया ना, मतलब 25 ही हो गया, तो ये हुआ 25 अपॉन रूट 50 मिलके 50 मतलब 1/2 और 1/2 यदि निकल के आ रहा है तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब दोनों लाइंस जो हैं उनके बीच का जो एंगल निकल के आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मेरे लिए फाइनल आंसर निकल के आ गया यहाँ से, चलेगा ना? क्लियर है? तो बेटा इस तरीके से आपका ये तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था जहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हैं। और एक चीज़ सुनो मेरी बात, यहाँ पे डायरेक्ट दे करके पूछ लिया, आगे है ना थोड़ा सा घुमा करके देगा, दो प्लेन की इक्वेशन देगा, वहाँ से भी हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब करना बार बार यही होता है,
बट लाने का तरीका अलग हो जाता है कि कहाँ से लेकर के आ रहे हैं उन्हें, ठीक है। चल इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अटेम्प्ट लगाते चलो, तुम्हारे फायदे की बात है। चले, ओहो लिखे रहने उसे फॉर्मूला, काम आ जाएगा। अरे आज मार्कर ऐसा क्यों चल रहा है, मिट नहीं रहा। चलो देखिए बेटा, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए ध्यान से। सेकंड वाले प्रॉब्लम को देखो, वो भी बहुत सिंपल है। क्या बोला उसने, देखना सेकंड वाले प्रॉब्लम में उसने आपसे क्या बोला, एक ट्राइंगल है बेटा पी क्यू आर। सिंपल सा प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है। पी क्यू आर ट्राइंगल दिया, आप सबसे पहले उसे बना लो। तो हमने यहां से ड्रॉ किया, ये बेटा पी के कोऑर्डिनेट्स 6, 3, 2, यहां से Q है 5, 1, 4 और यहां से R है 3, 3, 5। अब जैसे ये तीनों पॉइंट्स मेरे पास आ गए P, Q, R, आपसे क्या पूछा उसने, ये देखिए एंगल पूछा है, एंगल फाइंड करना था P, Q, R वाला। तो तुम्हें पता है ना P, Q, R एंगल निकालना है, मतलब Q वाला एंगल निकालना है। Q वाला एंगल कहाँ मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे। मतलब एक्चुअल में मुझे इसके लिए थीटा निकालना है, कॉस Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो यदि मैं यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला देखने जाऊँ, मैंने वही लिखा हुआ है बेटा कि दो लाइन्स यदि पता है, उनके डायरेक्शन रेशोज यदि मुझे पता हो जाए, तो मैं उनके बीच में एंगल निकाल सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट वाले फॉर्मूले से। अब मेरा टारगेट क्या चलेगा यार, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल ले। अच्छा बताओ मुझे, मान लीजिए इस PQ लाइन की बात करें, इसके डायरेक्शन रेशोज मैंने A1 B1 C1 मान लिए, ध्यान से समझिएगा। और जो QR है, इसके डायरेक्शन रेशोज में A2 B2 और C2 मान लूँ। तो बेटा पहले वाले का यदि मैं A1 B1 C1 बोल दूँ, दूसरे वाले का मैं A2 B2 C2 बोल दूँ, तो अब मैं कैसे निकालूंगा जरा ये सोचो। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। A1 यहाँ से निकालो, A1 क्या था, याद है तुम्हें, मैंने फॉर्मूला दिया था लास्ट वाले लेक्चर में। दो पॉइंट यदि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हैं, तो डायरेक्शन रेशोज कैसे निकलते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, डायरेक्ट निकल जाता है। तो बस यही तो करना था, ये दोनों पॉइंट्स ही है ना, अरे यही पॉइंट्स हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालने बताइए बेटा। तो A1 क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 5, तो मैंने लिखा 6 माइनस 5 मतलब 1। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 4 मतलब -2। तो A1 B1 C1 आया, समझ में आया। अगला देखो, जैसे ये A1 B1 C1 आया, आप A2 B2 और C2 भी निकालो। अब A2 B2 C2 कैसे आएगा बताओ। A2 B2 C2 किसके लिए डिफाइन किया तुमने, QR के लिए, QR। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, बताओ तुम्हें एक स्टैंडर्ड तरीका याद रखिएगा। जैसे अपन नहीं बोलते डिस्प्लेसमेंट में बेटा A से B पे जा रहा है तो B माइनस A करते हैं, तो थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान रखना। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी सोचेंगे, कैसे, यहाँ पे हमने देखा था तो QP, तो इसको x1 y1 z1 बोला, इसको x2 y2 z2। इधर हम बोल रहे हैं QR बाहर जाता होगा, तो ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। चलो करो तो जरा, क्या आएगा, 3 माइनस 5 -2, ये x आया, A आया नहीं आया, A2। B2 क्या आएगा बेटा, 3 माइनस 1 2, और ये आएगा 5 माइनस 4 1। आपके तीनों पॉइंट्स आ गए, आपका A1 B1 C1 आ गया, A2 B2 C2 आ गया। बेटा इन सब की वैल्यू को उठा करके इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यदि मैं एंगल निकालने जाऊँ तो कॉस थीटा के प्लेस पे कॉस Q बोलूँ, क्योंकि मुझे Q वाला एंगल निकालना था, है ना। और A1 B1 C1 सब दिया हुआ है, लिखिए A1 A2, तो A1 A2 मतलब 1 इंटू -2 प्लस B1 की वैल्यू कितनी बेटा, 2, और B2 भी कितना है, 2, प्लस C1 कितना है, -2, और C2 कितना है, 1, एंड होल अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा बेटा बोलो, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4, तो 9,
√9 लेंगे तो 3, तो √9 लिख देता हूँ बीच में। √ दूसरा वाला बताओ, ये भी 4 + 4 8 + 1 9, तो √9, दोनों 9 आ गए। अब बेटा इनको सॉल्व करिए जरा एक बार, बताइएगा। ये -2, ये भी -2, तो -4 हो गया, -4 + 4 0 हो गया। मतलब क्या हो गया, ये पूरा आंसर ही 0 निकल के आ गया। तो cos q = 0, ध्यान से समझना, cos q = 0। तो बेटा cos की वैल्यू 0 कब होती है, जब q = 90 डिग्री आ जाए, समझ में आया? तो q यदि 90 डिग्री है तो आंसर आया। तो सुनो मेरी बात एक चीज़, एंगल 90 आया ना, मैं तुम लोग को एक चीज़ हमेशा सजेस्ट करता हूँ, हमेशा सजेस्ट करूँगा एक चीज़ का, क्या कभी भी 3D में यदि वो तुमसे बोलता है कि एंगल निकालो किसी भी चीज़ के बीच में, एक बार बेटा है ना a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 करके देख लिया करो कि कितनी वैल्यू आ रही है। क्योंकि मैक्सिमम जो अच्छे क्वेश्चंस निकल के आते हैं ना, जो जनरली दिए जाते हैं एग्जाम्स में, वो 90 वाले केसेस होते हैं। और a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 की वैल्यू यदि 0 डायरेक्ट आ जाती है तो आपका इतना सारा कैलकुलेशन बच जाता है। समझ में आ रहा है? जिस फॉर्मूले को आप लगाने जा रहे हो उसको नहीं लगाते, आप डायरेक्ट आंसर लिखते। जैसे देखो यहीं के यहीं करके देखें, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, बेटा 1 × -2 तो -2 हो गया, ये 2 × 2 4 हो गया तो +2, और ये -2 × 1 तो -2, तो +2 -2 मिलकर के 0। तो मुझे दिख गया a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 यहीं 0 हो रहा था, तो मेरे को पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि एंगल कितना है, 90। कंडीशन थी ना, दो लाइन्स यदि परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 की वैल्यू 0 होती है। आया समझ? क्लियर हुआ है ना? तो ये बेटा मेरा तरीका था, इस तरीके से आप इसका एंगल निकाल सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सब आते हैं, सब मेंस वगैरह में आते रहते हैं, सब ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मेंस बोल रहा हूँ, बोर्ड में भी आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला प्रॉब्लम देखो एक बार। और अभी सुनो मेरी बात, किसी के भी दिमाग में आए ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या तुम्हारे दिमाग में आएगा सर वेक्टर से सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को? नहीं, अभी हम 3D में है तो 3D का ही कॉन्सेप्ट समझना है हमें। अरे मेरे पास प्रॉब्लम करते समय चॉइस भी तो होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी कि फिर हमें 3D नहीं आता वेक्टर ही आता है, वेक्टर नहीं आता 3D आता है। निकलते दोनों से आंसर है, नोट कीजिए सर। चलिए अब नोट करने का काम तुम्हारा, ठीक है? मैं चला। अरे यार कहाँ जाऊँगा? अब आ जाओ बेटा थर्ड वाले प्रॉब्लम पे ध्यान देना। यार ऐसे ये फिक्स क्यों हो रहा है ये आज? बेटा देखें ना, थर्ड वाले प्रॉब्लम में क्या पूछा है उसने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और बोलूँ ना तो मैं शायद मेंस वगैरह का एक फेवरेट वाला टॉपिक ये भी होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, इमेज निकालना, और उस वाले क्वेश्चंस पे वो लोग घुमाते हैं वहाँ पे। ध्यान देना, समझो क्या बोला इसने यहाँ से। बेटा सबसे पहले ड्रॉ करिएगा उसे। आपको पूछा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए। बेटा ए पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 1। ध्यान देना, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 1। आपसे उसने बोला है कि यार लाइन कौन सी ज्वाइन करी हमने, बी और सी को। तो बेटा बी वाला पॉइंट आपका यहाँ पर है, बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे 1, 4, 6, और सी के कोऑर्डिनेट हमने लिखे यहाँ से 5, 4, 4। अब मुझे बताइए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। यदि ए, बी और सी के तीनों के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको दे दूं और आपसे बोला है कि इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो ए से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एन। बेटा एक सबसे अच्छा तरीका होता है इसका जो वेक्टर में जाता है, वेक्टर की हेल्प से हम आसानी से निकाल के ला सकते हैं इस चीज़ को। बट मैंने आपसे बोला कि नहीं, मैं वेक्टर में नहीं जाऊँगा, मैं सारा का सारा काम जो भी करने वाला हूँ वहाँ पे 3D में ही बात करेंगे। एक चीज़ सोचो, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो बेटा। मान लो ये जो n है, ध्यान देना, जो n है
वो बी और सी लाइन को लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा होगा। यदि मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ कि सर लैम्डा रेशो 1 में ये डिवाइड कर रहा है, तो क्या मैं n के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा हाँ सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, निकल आएगा। चलो अब देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने जाएं तो क्या निकलेगा याद है? ये लैम्डा अपोजिट में मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का सम, तो कितना आएगा 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 4 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और लास्ट वाला आएगा 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1। निकल गया है। अब सुनो इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लो बेटा, लैम्डा 4 कॉमन आ रहा है, लैम्डा प्लस 1 है, 4 ही हो गया वो, मतलब अपन इसको सीधा लिख लेते हैं 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1। आगे अब सुनिए, जैसे ये वाला पॉइंट निकल के आया, ये n के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास। अब जरा सोचिए यदि n के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब बात आई सर n के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गया, यही मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, प्रॉब्लम अटका है लैम्डा पे। लैम्डा कैसे निकाले सर? कंडीशन लगाओ ना जो अभी हमने सीखा था कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यार an जो है वो परपेंडिकुलर टू BC है, an इज परपेंडिकुलर टू BC। तो बेटा an और BC यदि परपेंडिकुलर है तो क्या उनके डायरेक्शन रेशोज का जो प्रोडक्ट आएगा a1a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है? तो क्यों ना मैं सबसे पहले DRS निकाल लूँ, इनके डायरेक्शन को रेशोज निकालूँ। किसके डायरेक्शन रेशोज निकालूँ? सबसे पहले DRS ऑफ आप निकाल लीजिए BC। ठीक बेटा, इसके डायरेक्शन रेशोज मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब, है ना, तुम ध्यान से समझना। इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है बताओ? सीधा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सर 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 4 0, और 4 माइनस 6 माइनस 2। तो ये आ गया अपने पास 4, 0, माइनस 2 आ गया। चलो ये मेरे डायरेक्शन रेशोज हो गए किसके? BC के। अब यहीं पर डायरेक्शन रेशोज निकालने किसके बेटा? अपन को AN के। अब AN के डायरेक्शन रेशोज निकालो, क्या आएगा देखना, x2 माइनस x1। ठीक, तो कितना आ गया होगा बेटा? 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1। चलेगा ना? ध्यान रखना जिसके लिए निकाल रहे हैं उसमें देखना पड़ेगा। तो ये x2 और ये x1, ये y2 ये y1, ये z2 ये z1। ठीक है, अगला बताओ तो y2 माइनस y1 कितना आएगा? ये 4 माइनस 2, और z2 माइनस z1 बोलो 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1। अरे आया? ठीक, अब बताओ इसी चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करूं तो और करके अब लिखता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं। जरा कैलकुलेशन आप कर लेना मन से। इधर जाएगा तो ये माइनस लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा एलसीएम लेके, तो 5 लैम्डा माइनस लैम्डा मतलब कितना हो गया? 4 लैम्डा, और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और अपॉन में कितना आया? लैम्डा प्लस 1। ये बन गया होगा 2। हाँ, और इसको जरा सॉल्व करो। 4 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 लैम्डा, 6 माइनस 1 5 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 निकल के आया। अब देखो ये मेरे पास इसके डायरेक्शन रेशोज निकल के आ गए, दोनों के डायरेक्शन रेशोज हैं। कौन से वाले? मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, एक ये डायरेक्शन रेशो और एक ये। और क्योंकि तुमने क्या बोला है बताओ? तुमने बोला कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो कैसी हैं? परपेंडिकुलर। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था बताओ? दो लाइंस यदि परपेंडिकुलर हैं तो यदि उनके डायरेक्शन रेशोज पता हो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो हम बोलते थे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो बस अब वो वाली कंडीशन यहाँ पे लगानी है और अपना आंसर आ जाएगा। देखना यार ये क्या हो गया इसको? इन लोगों ने कुछ किया है क्या? मार्कर के साथ परमानेंट वाला इंक डाल दिया क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ है यार। हाँ देखें इधर, अब समझना। ठीक, क्या करेंगे बेटा बोलिए? दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया। ठीक, अब देखो कैसे करें बेटा? AN
परपेंडिकुलर टू BC है, करो तो बेटा दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0, तो वो 4 वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, ये A1 और ये A2, तो क्या लिखूंगा बेटा बोल, 4 इंटू A1, ये B2 A2 क्या आ जाएगा 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस, ठीक है, A1 A2 प्लस B1 B2, B1 कितना है 0, B2 कितना है 2, तो 0 इंटू 2 प्लस C1 C2, C1 कितना है -2, तो मैंने लिखा -2 और C2 कितना है ये वाला, तो मैं लिखूंगा 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जब मैं इन सबको इक्वल टू 0 कर दूं तो जरा बताओ मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा, ये पार्ट तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 16 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 और ये हो गया होगा माइनस, यार 4 से डिवाइड ही कर देना या मल्टीप्लाई कर दो यार, प्लस करके कितना हो जाएगा यहाँ बताओ, -6 लैम्डा -10 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 1 का इफेक्ट गया, 16 लैम्डा -6 लैम्डा -10 इक्वल टू 0, तो बेटा 10 लैम्डा इक्वल्स टू 10, लैम्डा इक्वल्स टू 1। अब लैम्डा की वैल्यू 1 निकल के आई, इस लैम्डा को इक्वल्स टू 1 इस वाले पॉइंट में रख दो, तो आप लैम्डा की ये वैल्यू कहाँ रख दीजिए n में, तो आपको नॉर्मल के फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आ गया। तो चलो इसमें रख देता हूँ मैं, यहीं के वहीं आंसर लिखता हूँ, इसी से क्या हो जाएगा बताओ, 1 रखोगे तो 5 + 1 6, 6 अपॉन 2 3, ये 4 हो गया और 4 + 6 10, 10/2 तो 5, तो 3, 4, 5, 3, 4, 5 मेरा आंसर है। आप वेक्टर से भी निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, किसी भी तरीके से लाओगे यही, ठीक। तो हमें दोनों तरीके समझ में आने चाहिए, 3D वाला भी वेक्टर वाला भी, वेक्टर में चलेंगे ना तो वेक्टर ही वेक्टर खेलेंगे अपन, ठीक। चलो नोट करो इसे जल्दी से, देखें। चलिए बेटा अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, वो कैसे सॉल्व करना है। देखिए बेटा अब ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट वाला 4th वाला प्रॉब्लम एक बार देखो तो आपको समझ में आएगा क्या बोला है उसमें, फिर अपन सॉल्व करते हैं उसे। ध्यान देना बेटा, आपसे उसने बोला है, देवी ध्यान देना, अच्छा समझना, आपसे इसने बोला बेटा एक लाइन है, आप बना लिया करो, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ड्रॉ करोगे जितना उतना इजी पड़ेगा। आपसे बोला एक लाइन है बेटा जिसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड करना है, पहली कंडीशन। अब जिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं मुझे नहीं मालूम है, तो मैं DCS को क्या ले लूँ उसका LMN। मैंने मान लिया कि बेटा उसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है। अब सुनो, डायरेक्शन कोसाइंस LMN आ गए और क्या दिया है उसने मेरे को, एक चीज़ देखना कि वो जो लाइन है वो 2 लाइन के परपेंडिकुलर है जिनके डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं। मतलब मान लो एक लाइन यहाँ पर है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपको दे करके रखे हैं उसने 1 -2 -2, समझ में। और ये क्या है ध्यान रखिएगा, DCS, मतलब ये जो लाइन है ना, जिस लाइन के लिए अपन को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छा दूसरी लाइन है एक, उसके भी परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है बोलो, तो मैंने बोला 0, 2, 1, 0, 2, 1, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। अब जरा सुनो मेरी बात, यदि मैं इनके डायरेक्शन कोसाइंस आपको दे देता हूँ, दोनों के लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता है, इसके निकालने हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, कंडीशन पे आ जाए। 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब L1 L2 डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होता है, याद है। तो वही वाला कंडीशन लगाना है यहाँ पे। क्या करेंगे मालूम, देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इनके डायरेक्शन कोसाइंस ये है, तो ये L1 M1 N1, तो ये L2 M2 N2,
तो यदि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो मैं एक कंडीशन लिखूँ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 M2, 1 मल्टीप्लाई होगा L से तो L प्लस M मल्टीप्लाई होगा उससे तो माइनस 2M और N मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2N इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन निकल के आया LMN में। क्लियर है? अगला देख, यही लाइन इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, दी हुई थी। अब ये LMN और इसके डायरेक्शन को साइन ये, तो अभी भी तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होगा ना, दोनों परपेंडिकुलर है। तो बेटा ये L वाला 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा 0, तो उसको लिख लेना, हटाना मत, लिखना 0L। समझना, आपको समझ में आ जाएगा। 0L आया। अगला देख, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 2M और प्लस N इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन बना दोनों। अब ये दोनों इक्वेशंस बन गए, अपन को आंसर लाना है LMN की वैल्यू, LMN। अब जरा देखना ध्यान से, दोनों दो इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल है। अब ये नाइंसाफी वाला केस चलता है यहाँ पे, और ये पूरे उसमें चलेगा कि 2 वेरिएबल दिए हैं और 3 केसेस, 3 वेरिएबल दिए होंगे और 2 केस रहेंगे। कैसे सॉल्व करोगे? इक्वेशन से तो सॉल्व होना नहीं है डायरेक्ट। यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालते हैं, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे जाना सॉल्व करने के लिए। कैसे? ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई याद है हम लिखते थे L अपॉन में, वही 10th वाली मेथड। कैसे करते थे? इसको हाइड किया, फिर इनके कोफिशिएंट्स लिखे जाते थे, याद है सबको? मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ, बाकी आगे से नहीं करूँगा, आगे तो मैं डायरेक्ट करूँगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम पढ़ के रखना भैया। सुनो यार, मैंने बहुत बार पढ़ा भी दिया, तो मैं 11th और 12th में भी बता दिया कई बार। ध्यान देना, इसको हाइड किया तो बेटा इसके m और n के कोफिशिएंट्स क्या है? -2, इधर से 2 और इधर से 1। ये L वाला काम हो गया फर्स्ट। दूसरा वाला जो आता था वो m था, तो हम दूसरे वाले को हमेशा माइनस साइन के साथ लिखते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस। बेटा पहला एज इट इज L, अगली बार में -m। अब -m के लिए भी कैसे सॉल्व करना? देखो, इसको हाइड किया, अब इनके कोफिशिएंट्स निकाल लो, m वाले को हाइड करके बाकी के कोफिशिएंट्स। तो इसका क्या आएगा? 1, यहाँ -2, यहाँ 0 और यहाँ 1, ये आ गया। लास्ट n के अपॉन में n प्लस में आएगा। अब n वाले को हाइड किया, 1 और -2, इधर से 0 और 2, ये आ गया। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस वाला जो है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए इधर से और फिर माइनस, तो L अपॉन में बेटा ये कितना हो गया होगा? -2 और माइनस माइनस प्लस। बेटा याद है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारा माइनस लगाते हैं और फिर नीचे से मल्टीप्लाई, तो -4 आ गया। ठीक है, अगला देखो, -m के अपॉन में क्या है? ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 1, माइनस ये तो 0 ही हो गया, और n के अपॉन में ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2, माइनस ये भी 0 हो गया। अब सोचो तो जरा बेटा, L अपॉन में ये 4 - 2 मिलके क्या हो गया होगा? 2, माइनस m के अपॉन में 1 है तो m अपॉन में -1 इक्वल टू n के अपॉन में क्या आया? 2। ये आया इतना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डेफिनेशंस पे जाओ। सर ये डायरेक्शन कोसाइंस है और उसका रेशो में डिवाइड में लिखे हुए 2 और ये, तो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल टर्म हुई ना ये? नहीं समझ में आया? बेटा रेशो में होता है तो वो प्रोपोर्शनल होता है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि L के प्रोपोर्शनल 2 है, M के प्रोपोर्शनल -1 है और N के प्रोपोर्शनल 2 है। तो LMN के प्रोपोर्शनल जो टर्म्स होती हैं वो डायरेक्शन कोसाइन देती हैं या डायरेक्शन रेशोज देती हैं? DRS। समझ में? तो एक्चुअल में जो लाइन है ना उसके DRS डायरेक्शन रेशोज मेरे पास क्या आ जाएंगे मालूम? तो वो उसके DRS मेरे पास आ गए 2, -1, 2। तो ये डायरेक्शन रेशोज आए। तो कभी भी ध्यान रखिएगा जब भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं ना, इसीलिए कि उसके डिवाइड में आ जाए और डिवाइड वाला डायरेक्ट मेरे लिए डायरेक्शन रेशोज का काम कर देगा। अगला काम क्या? डायरेक्शन रेशोज आ गए तो अब DCS लिखो ना यार, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या तरीका था बोलो? A अपॉन √a² + b² + c², है ना? लिखो डायरेक्ट। तो बेटा A मतलब कौन? 2 अपॉन में √2² + -1² + 2², तो 4 + 4 8 + 1 9, 9 का रूट लेंगे तो 3 आ गया। तो मैंने लिखा 2/3, कॉमा -1 के अपॉन में भी 3 और 2 के अपॉन में भी 3।
तो जो उसने आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछे थे वो डायरेक्शन कोसाइंस मेरे पास ये निकल के आए। और यही मेथड सबसे बेस्ट होता है और ये बार बार हम यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से समझ के रख लो, ठीक। चलो जल्दी से एक बार नोट करो और हो जाए तो फिर नेक्स्ट वाले पे अटेम्प्ट लगाओ। बनता नहीं बच्चों से। हाँ, अब बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन पे आता है। अच्छा वाला प्रॉब्लम है, मतलब ये मेंस एडवांस वगैरह में भी मिल सकता है आपको इस टाइप का। थोड़ा सा बड़ा जाता है और थोड़ा सा अलग है, मतलब कई बार क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में करना क्या है, दिया क्या है, ठीक। क्योंकि हम लोग ने आज तक ये पढ़ा ना कि कभी भी कोई लाइन दी हुई है एंगल निकालने के लिए तो डायरेक्शन कोसाइंस दिए रहेंगे, डायरेक्शन रेशोज दिए रहेंगे। यहाँ पे ना उसने डायरेक्शन कोसाइन दिया ना डायरेक्शन रेशोज दिया, दो इक्वेशंस दे दिए और अपन से पूछा है कि यार बताओ एंगल क्या आएगा। देखो आप ध्यान देना बेटा, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो ध्यान से देखो। थोड़ा सा अच्छा है यार, टफ लगेगा थोड़ा सा तुम्हें, बाकी समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। देखो बेटा उसने बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस। आपको दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, है ना। अब जो भी दो लाइन बन रही है ना जिनके बीच में एंगल निकालना है बेटा, ध्यान से समझना। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, इनके बीच में निकालना है इक्वेशंस अपन को। बेटा इसका भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन कोसाइन रहा होगा, L1 M1 N1, या डायरेक्शन रेशोज रहा होगा A1 B1 C1। वैसे ही सेकेंड वाले के भी रहे होंगे। अब अपन को क्या बोला मालूम, उन दोनों को कंबाइन करके, ध्यान से सोचना, दो इक्वेशंस होती है ना, इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, नहीं समझ में आया। अरे यदि मैं बोल रहा हूँ कि इसके L1 M1 N1 है, वो भी किसी ना किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। इसके L2 M2 N2 हैं, वो भी किसी ना किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, हाँ या ना। तो मैं बोल रहा हूँ वो दोनों कंबाइंडली इस दोनों लाइन को, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब जो LMN है ना पहले वाले का, जो LMN है दूसरे वाले का, वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, समझ आए। तो मुझे ना उसने इनडायरेक्टली L1 M1 N1 L2 M2 N2 नहीं दिया, उसने उनको सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन दे दी है। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मुझे जा करके L1 M1 N1 L2 M2 N2 निकालना पड़ेगा, या A1 B1 C1 और A2 B2 C2 जो भी निकलेगा उसके बेसिस पे जा करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर हुआ कि वो उसको कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब देखो बेटा पूरा मैथ्स है, कैसे अप्रोच पे जाना है वो ध्यान से समझना तो बनेगा। सबसे पहले एक चीज़ देखा करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, एक सिंपल वाली इक्वेशन होती है और दूसरी थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है। जैसे यहाँ पर 3L + M + 5N = 0, ये डायरेक्ट है, ये इक्वेशन अच्छा है तो मैं इसको लिख लेता हूँ यार। 3L + 5M + M + 5N = 0, ये मेरे लिए एक इक्वेशन निकल के आया फर्स्ट। अब सुनिए, जैसे ये मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन निकल के आया, सेकेंड वाली इक्वेशन ये है। चलिए सेकेंड वाली इक्वेशन को मैंने लिखा, देखो ध्यान से एक चीज़ समझना, ध्यान से बेटा, 3 वेरिएबल हैं LMN, 2 इक्वेशंस हैं, प्रॉब्लम देती हैं। हमेशा अप्रोच ये रखना कि जो ये सिंपल वाली इक्वेशन है ना, इसमें से किसी एक वेरिएबल को चेंज करो। मतलब जैसे M है, M, क्या मैं M की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से? M = क्या आएगा? -3L - 5N आया ना, चलेगा। अब बेटा देखो, ये M की वैल्यू मैंने L और N के टर्म्स में निकाल ली और उसको मैं इस सेकेंड वाली इक्वेशन में रखूँगा तो इसको भी मैं N और L के टर्म्स में लेकर के आ जाऊँगा। मतलब पूरा इक्वेशन मैं N और L के टर्म्स में ही सॉल्व करूँगा। मतलब एक वेरिएबल को मैंने हटा दिया फिलहाल सिंप्लीफाई करने के हिसाब से, चलेगा। तो बेटा हमने यहाँ से M की वैल्यू निकाली और देखो ध्यान से, इस M को कहाँ से रख दीजिए आप? सेकेंड वाली इक्वेशन। चलिए सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है? 6MN - 2NL + 5LM = 0। बेटा इसमें जाकर के इसे रखो और सिंप्लीफाई करेंगे अब थोड़ा सा, देखना। 6N को लेने दो और N के प्लेस पे लिखा मैंने -3L - 5N, ठीक। इसको वैसे लिख देते बेटा -2NL + 5L और M के प्लेस पे वापस से -3L - 5N = 0।
अब जरा सॉल्व करो, देखो ध्यान से, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -18nl -30n² -2nl, ये हो जाएगा -15l² -25nl = 0। आ गया। अब देखो लास्ट, -30n² को इधर ले जाओ तो 30n², ठीक। और बताओ -18 -2 -20 -45 हुआ, इधर जा कर के +45nl बन गया। और लास्ट ध्यान से देखना बेटा, अभी फिर करेगा, बस हो गया क्या, ये बचा ना 15l², तो ये +15l² = 0। यहाँ तक बना। अब सुनो, 15 से जा रहा है तो ये 2n² + 3nl + l² = 0 बन गया। इतना क्लियर है। अब मुझे बताओ एक चीज़, अब मैं यदि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाऊं तो कैसे करूंगा, मुझे बताओ। फैक्टर्स निकालने होते हैं, ध्यान से समझना बेटा, फैक्टराइज करना, मुझे फैक्टर्स निकालना है। यहाँ पे मेरा मेन टारगेट सिर्फ वैल्यू निकालना नहीं है, फैक्टर्स निकालना है। क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ? 2 लाना है तो 2nl + nl लिख दें। तो यदि मैं देखो लिखता हूँ इसको 2n² + 2nl + nl, गलत लिख दिया हूँ क्या? सही लिखा हो ना? सही है ना? और +l² = 0। अब जरा सॉल्व करना बेटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन, n कॉमन, n + l, और इन दोनों से अपन कॉमन लेंगे तो l कॉमन आएगा, तो फिर से मिलेगा n + l = 0। n + l आप कॉमन ले लो यहाँ से भी और यहाँ से ले लो, 2n + l = 0। आ गया। अब जैसे ही हमने इन दोनों को अलग अलग किया, अब देखना ध्यान से, अभी भी कैलकुलेशन बाकी है पूरा, ध्यान से देखो। एक बनेगा n + l = 0 और एक बनेगा आपका 2n + l = 0। आपके ये दो रिजल्ट निकल के आए इस वाले फैक्टर से, समझे? यहाँ से दो कंडीशंस ये निकल के आई, एक कंडीशन आपकी ये फर्स्ट वाली थी, इक्वेशन 1, ठीक चलेगा इतना। अब देखो जैसे ये दोनों फैक्टर्स निकल आए ना, अब मेरे मेथड पे जाना और अच्छे से करके आना। देखो ध्यान से, अभी 2 बार और कैलकुलेशंस करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ना, वो अभी उनको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के डायरेक्शन रेशियोज निकलेंगे उनके, और फिर एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस आएगा। देखो कैसे, ध्यान देना, समझ लेना एक बार बेटा। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, ध्यान दो, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है आपके पास क्या है, 3l + m + 5n = 0, ये एक। और इसको सॉल्व करो किसके साथ, आपके जो ये दो रिजल्ट आए ना उसमें से कोई एक ले लो, समझ रहे हो? बताओ n + l, तो बेटा यहाँ पर l लिख दीजिए, प्लस m की वैल्यू नहीं है तो 0m, इस वाले में नहीं है ना तो 0m, प्लस n अकेला है = 0। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों को सॉल्व करके मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दूं जैसा हमने लास्ट वाले में किया था? अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो तो देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा आंसर l/में। आपको मेथड पता है कैसे करना था? लास्ट वाले में बताया था मैंने, हाइड करके लिखो फिर उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई। अपन डायरेक्ट करते हैं, l वाले को हाइड किया, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 - 0, तो ये आ गया मेरे पास 1। m के अपॉन में लिखना है तो m के अपॉन में बेटा मैंने यहाँ से किया तो 5 - 3 तो 2, सही लिखा हूँ मैं, 5 - 3 मतलब 2। और n के अपॉन में क्या आएगा, इसको हाइड किया, ये था मल्टीप्लाई 0 - 1 तो -1 आ गया। अरे तुम लोग कुछ कंफ्यूज हो गए हो, तुम कंफ्यूज हो गए हो कि सर यहाँ पे ये वाला -2 होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, देखा? सुनो, कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने लास्ट वाले केस में याद है m के प्लेस पे -m लिखा था, या तो मैं -m लिख करके वैसा कैलकुलेशन करूं या फिर उसका दूसरा तरीका देखो, सिंपल सा देखो बेटा, ये सेकंड वाला अप्रोच देख लो, मेरा वाला जो मैं जिस तरीके से कर रहा हूं, क्या ध्यान देखना। तो ओरली बनेगा, काय के लिए उतना सारा लिखना उतना, सुनो मेरी बात, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले तो मैंने एक्स्ट्रा, यदि तुम लिख भी दोगे तो।
एल वाला लिखना है, एल को हाइड किया, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर से, 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 हो गया तो 1 आ गया। दूसरा वाला m, अब m को हाइड किया, ये सेंटर वाला, याद है मैंने अल्टरनेट प्लस माइनस बोला था। अब ये m वाला लिख रहे हैं ना बीच वाला, तो अब ऑर्डर बदल दो, पहले अभी ऊपर से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस किया था, अब पहले नीचे से मल्टीप्लाई कर दो फिर कर दो। तो नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 और इधर भी 5, तो 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 5 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 करा तो कितना आ गया 2। और फिर लास्ट में n वाला है तो वापस से उसी ऑर्डर पे आ जाओ, अल्टरनेट बेटा, पहले ऊपर से मल्टीप्लाई किया फिर नीचे से फिर वापस ऊपर से मल्टीप्लाई। तो अब इसको हाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया, ये आ गया ना। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, एक कंडीशन को सॉल्व किया उसके साथ, तो ये एक लाइन के डायरेक्शन रेशोज आए, LMN के प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्शन रेशोज आए, तो ये LMN, तो मैं इसको क्या लिख दूं बेटा, A1 B1 और C1, मतलब फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोज मेरे पास निकल के आ गए, और कितने आए हैं, ये डायरेक्ट आ गया ना, 1 2 एंड माइनस 1 आ गया। अब ये एक के आए, अगली बार बात आई सर दूसरा वाला लाइन कैसे निकालें, वापस से वही जो सिंपल वाली इक्वेशन थी, इसको सेकेंड वाले के साथ सॉल्व करो। अब सेकेंड वाले के साथ सॉल्व करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0, और सेकेंड वाला यहाँ से l वाला पार्ट है, m वाला 0m प्लस 2n इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना बेटा, l डिवाइड में, इसको हाइड किया, मल्टीप्लाई करो यहाँ से 2, ये 0 हो गया तो सिर्फ 2 आया, m के अपॉन में इसको हाइड किया, इधर से मल्टीप्लाई होगा पहले, 5 माइनस 6 माइनस 1 और इक्वल टू में n, और n के अपॉन में क्या आएगा, इसको हाइड कर बेटा, ये 0 और ये इधर से माइनस 1 तो माइनस 1 आ गया। और अब अपन इसके DRS निकालते हैं, तो दूसरी वाली लाइन के A2 B2 और C2 जो निकल के आए वो कितने आए, 2 माइनस 1 एंड माइनस 1, प्रोपोर्शनल टर्म में तो डायरेक्शन रेशोज होंगे और सेकेंड वाले के होंगे ये, तो क्या आया 2 माइनस 1 माइनस 1 आ गया। अब जैसे ये बेटा ये पॉइंट्स निकल के आ गए ना, दोनों डायरेक्शन रेशोज यदि तुम्हारे पास आ गए हैं तो क्या अपन अब एंगल निकाल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो। और उससे पहले मैंने तुमसे एक चीज़ बोला था, 90 की कंडीशन जरा एक बार चेक करके देख लो कि कहीं 90 तो नहीं है। 90 कब होता है, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो जाए। यहाँ देखो तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, बेटा 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 मिलकर के 0 हो गए, और ये माइनस 1 माइनस प्लस 1, इसका मतलब है कि बेटा यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो सीधा सा अब फॉर्मूला लगा दो और आंसर ले आओ। cos थीटा इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तुम लोग लिख लेना A1 A2 प्लस B1 B2, मल्टीप्लाई करें A1 A2 तो 1 इंटू 2 प्लस B1 B2 तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस C1 C2 तो माइनस 1 इंटू माइनस 1, और डिवाइड में क्या आएगा बेटा बोलो, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो कितना आ रहा होगा बेटा 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6, तो रूट 6 अंडर रूट में, यहाँ से बोलो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो रूट 6, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ मुझे, 1 आ गया ना, 1/6, तो बेटा cos थीटा इक्वल टू 1/6, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/6, ये आंसर चलेगा। तो इस तरीके से बेटा अपन को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, जब भी ऐसी कंडीशंस दे, और ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना वो एक इक्वेशन हमेशा देखना लीनियर वाला देता है जो LMN में अलग अलग रहेगा, और दूसरा वाला जो है ना वो किसी भी तरीके से घुमा देगा, कभी स्क्वायर में दे देगा, कभी कुछ देगा। तो हमेशा याद रखना जो लीनियर वाला है ना, सिंपल वाला, उससे किसी एक वेरिएबल को हटा दिया करो, जो ईजी पड़े वो, समझ में ना, तो उसको हटाया, दूसरे वाले में उसको सिंप्लीफाई करके 2 फैक्टर बनेंगे, दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व करेंगे तो डायरेक्शन रेशोज निकल के आएंगे दोनों लाइन के, और फिर फॉर्मूला लगा करके एंगल ले आओ, और कई बार इसी में घुमा फिरा करके कुछ अलग क्वेश्चन पूछ ले तो उसका आंसर दे देना, बट अप्रोच हमारा सिंपल यही है, ठीक है। चलो अब ये प्रॉब्लम करके रखना, अगली क्लास में हुआ तो शायद मैं 1-2 क्वेश्चन और शायद यदि हुआ तो कर पाऊंगा, या फिर मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ठीक, आप करना और फिर मुझे बताना यदि डाउट आएंगे तो। और शायद अपन वैसे नेक्स्ट क्लास में भी मैं शायद थोड़े से प्रॉब्लम्स करवाऊँ, क्योंकि कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बच गए हैं, और फिर अपन प्लेइंग्स पे आते हैं, है ना। चल।
अभी इसको कंप्लीट करते हैं, नोट करिए इसे।